गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर वे में सुनाई दे रही है? ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी को स्क्रीन प्रॉपर वे में शो हो रही है? ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की जो अपनी क्लास है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, अपन सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं? देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट अपन तीन टाइप्स पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स की अगर बात करें तो पर्सनल अकाउंट को हम तीन टाइप्स में पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट होते हैं आपके सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो नेचुरल पर्सन के जैसे होते हैं, जो मानवीय रूप से हमारे सामने विद्यमान होते हैं, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। ठीक है, किसी भी पर्सन का अपन नाम लेते हैं तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसके बाद में होता है हमारे सामने आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट को हम प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते भी बोलते हैं और आर्टिफिशियल को हम कृत्रिम व्यक्तिगत खाते भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन से आते हैं? बैंक अकाउंट आता है, किसी फर्म का नाम आ जाए, किसी कंपनी का नाम आ जाए, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, इंस्टीट्यूट नेम आ जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब है मेन इंपॉर्टेंट बात, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होते हैं आपके वो 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका कैपिटल अकाउंट, तो व्यापार के स्वामी से संबंधित खाता होता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है, ये भी व्यापार के स्वामी से संबंधित खाता होता है। व्यापार का स्वामी जब भी व्यापार में से निजी प्रयोग के लिए पैसा निकालता है या माल निकालता है, किसी संपत्ति का प्रयोग करता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट के नाम से लेते हैं। और व्यापार का स्वामी जब भी व्यापार में पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल अकाउंट के नाम से लेते हैं। इसके बाद में आता है आपका एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट। अगर कोई बकाया खर्चा है तो उसका जो अकाउंट होता है वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। इसके बाद में होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को बोलते हैं बकाया आय, ठीक है, और एक होती है एडवांस इनकम। ये सब के सब हमारे जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। इनको अपन यहां पर कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहले हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, फिर हो गया आपका ड्राइंग्स अकाउंट, फिर हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम का मतलब होता है बकाया आय, और एडवांस इनकम। ठीक है, ये सब के सब होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बाद में अपन बात करते हैं आपकी जो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कृत्रिम व्यक्तिगत जो होते हैं, बैंक अकाउंट हो गया, किसी फर्म का नाम आ गया, कंपनी का नाम आ गया, इंस्टीट्यूट का नाम आ गया। अब जैसे बैंक अकाउंट का नाम आएगा, जैसे मान लो अपन कहें SBI अकाउंट,
बैंक का नाम आ गया ना, तो एसबीआई अकाउंट बोलेंगे। फर्म का नाम अगर बोलते हैं तो फर्म अपन किसके ले सकते हैं, मेसर्स रघु एंटरप्राइजेज, ठीक है, ये फर्म का नाम होता है। कंपनी का नाम अगर अपन बोले LIC कंपनी, ठीक है, जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, ये सब कंपनी के नाम होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम अगर आ जाए, इंस्टीट्यूट का नाम अगर होता है तो इंस्टीट्यूट का नाम किससे आता है, इंस्टीट्यूट का नाम हो जाएगा आपका, जैसे इंस्टीट्यूट किसका नाम लेते हैं अपन, इंस्टीट्यूट का नाम ले लेते हैं दी मेथड्स कॉमर्स अकेडमी, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम आप ले सकते हैं मित्तल कॉमर्स क्लासेस, फिर अपन नाम ले सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट का नाम होता है। तो इंस्टीट्यूट के जो भी नाम होते हैं वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में सभी व्यक्तियों के नाम ले लो, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो बताइए फटाफट मुझे, पर्सनल अकाउंट वाला ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया क्या? पर्सनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन आप सभी को क्लियर है? ओके, इसके बाद में अपन बात करेंगे बच्चों आपके जो अगले टाइप होते हैं उसके बारे में। और अगला जो आपका टाइप है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो हमारे सामने जो दे रखा है, अगला जो टाइप आता है वो आता है बच्चों रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट बोलते हैं वास्तविक खाते को और वस्तुगत खाते को। और रियल अकाउंट भी दो प्रकार का होता है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है ऐसे खाते जो वस्तुओं से संबंधित खाते हैं, वस्तुओं से संबंधित खाते हैं, जैसे कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, ध्यान रखना, दिखाई देती है। फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट, यानी संपत्तियों से संबंधित जो खाते होते हैं वो सारे हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। एक होते हैं आपके इंटेंजिबल, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल बोलते हैं जैसे गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट। आप अपनी एक अकाउंट की कॉपी बनाकर रखेंगे जिसमें इन चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। हो सकता है आज मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज हो, आप नोट नहीं कर पाए हो, लेकिन आप रिकॉर्डिंग देखकर दोबारा नोट कर लेना। लेकिन एक कोचिंग की कॉपी जो है अलग बना लेना आप सभी, उसको वीकली आप मुझे चेक भी करवाएंगे। टेंजिबल रियल अकाउंट में आपका गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, इतने सारे अकाउंट आते हैं। बाकी अपन इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। तीसरा जो हमारा टाइप होता है अकाउंट का वो होता है बच्चों आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो आपका इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड लॉस से संबंधित खाता होता है। इनकम से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड और खर्चों से संबंधित, लाहनी से संबंधित। अब अगर अपन बात करें कि आपका जो है नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में जो आएगा आपका वो हम देखते हैं बच्चों।
नॉमिनल अकाउंट में अपन लेते हैं बच्चों, जैसे एक तो अपन लेते हैं आपका सबसे बड़ा खर्चा परचेज अकाउंट, फिर लेते हैं अपन सेल्स अकाउंट। हम बोलेंगे इसको परचेज जो होता है बच्चों वो बिजनेस का एक्सपेंसेज होता है, ठीक है, और सेल्स जो होता है वो अपने बिजनेस की इनकम होती है। इसके बाद में आपका परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट, फिर होता है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट, फिर होता है आपका जैसे मान लीजिए सैलरी अकाउंट, फिर होता है आपका वेजेज अकाउंट, फिर होता है आपका फ्रेट अकाउंट यानी सारे खर्चे। इसके बाद में आता है आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, फिर होता है आपका जैसे मान लो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, एक होता है आपका रेंट पेड अकाउंट, फिर होता है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, एक होता है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये सारे के सारे बच्चों अकाउंट जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के बारे में अपन ने पढ़ा। सिंपल सी बात जो याद रखने की है वो ये है, क्या याद रखना है, ये जो होते हैं नॉमिनल अकाउंट वो हमारे इनकम प्रॉफिट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए अपन ने आज की क्लास में सबसे पहले एक तो पर्सनल अकाउंट के बारे में जाना है कि पर्सनल अकाउंट कहते किसे हैं। पर्सनल अकाउंट होते हैं आपके नेचुरल अकाउंट को कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गए। इसके बाद में आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, नेचुरल को प्राकृतिक बोलते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव को प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के बाद में अपन ने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट। आई थिंक आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चों? यहां तक की बात सभी को क्लियर है? ओके, चलिए अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग, ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की अपन बात करते हैं, क्या क्या होते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो आपका होता है बच्चों, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, आने वाली वस्तु को डेबिट। इसके बाद में होता है व्हाट गोज आउट, सॉरी 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 यहां पर मैंने गलती कर दी, मैं सही कर देता हूं, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। पर्सनल अकाउंट में ये नहीं आता है, इसमें होता है बच्चों रिसीवर विल बी, रिसीवर विल बी डेबिट, रिसीवर विल बी डेबिट, गिवर विल बी क्रेडिट। गिवर का मतलब होता है देने वाला व्यक्ति, गिवर का मतलब होता है देने वाला व्यक्ति, और रिसीवर का मतलब होता है पाने वाला व्यक्ति। रिसीवर का मतलब हो गया बच्चों पाने वाला व्यक्ति, और गिवर का मतलब हो गया देने वाला व्यक्ति। आई थिंक यहां तक अपना क्लियर होगा। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का जो रूल होता है, क्या रूल होता है अपने को अच्छे से पता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी आने वाली वस्तु को डेबिट,
व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये हमारा रियल अकाउंट का रूल हो जाता है। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, all expenses and losses are debit, all incomes and profits are credit, ठीक है। देखो आप लोग ये मत समझना कि सर हिंदी में हमारे को अच्छे से समझ में आता है, इंग्लिश में आप लिख रहे हो, तो इंग्लिश में कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है बच्चों। बताइए मुझे फटाफट, आपको ये रूल समझ में आए क्या, या मैं इसको हिंदी में लिखूं? मुझे नहीं लगता हिंदी में लिखने की जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश में भी अच्छे से अपने को क्लियर हो गया है। बताइए फटाफट, क्लियर है? ओके, तो इसके बाद में अपन देखते हैं, हमारे गोल्डन रूल्स हमारे सामने आ गए हैं, जैसे मैंने लिखवाए हैं आपको बिल्कुल वैसे के वैसे कॉपी में नोट डाउन करने हैं। अकाउंट के नाम लिख लेने, क्योंकि देखो ये लिखना जरूरी है। जर्नल एंट्री जब अभी अपन स्टार्ट करेंगे तो उससे अपने को साथ के साथ में ये रूल्स पता होना जरूरी है। कोई भी अकाउंट आता है वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर, और पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, बिना डेट के ले रहा हूं। अभी हम सिर्फ पॉइंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पॉइंट डाल के लिख रहे हैं। डेट मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डेट लिखते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 2 लाख रुपीज, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 2 लाख। आपको पता होना चाहिए यहां पर जो अकाउंट आएंगे वो कौन कौन से अकाउंट आएंगे। सबसे पहले तो आएगा आपका कैश अकाउंट, और कैश के बारे में आपको अच्छे से पता है कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट है तो क्या होगा, व्हाट कम्स इन, यानी व्यापार में आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश, तो क्या करेंगे, डेबिट। व्यापार में कैश आ रहा है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। और दूसरा है आपका जो अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। देखो हमने ऊपर पढ़ा था कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में है, व्यापार का स्वामी पैसा देने वाला व्यक्ति है। यहां पर लिखेंगे गिवर विल बी क्रेडिट, गिवर विल बी क्रेडिट, यानी देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। ये देखो गिवर विल बी क्रेडिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। अब देने वाला कौन, व्यापार का स्वामी। व्यापार के स्वामी का नाम नहीं लिखते हैं, व्यापार के स्वामी से संबंधित खाते का नाम लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। व्यापार का स्वामी जब भी व्यापार में पैसा देगा उसे हम कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। तो आई थिंक आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो आपके सामने है, इसके अंदर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दो अकाउंट आएंगे, एक तो आएगा कैश और एक आएगा आपका कैपिटल। देखिए क्लास जो है मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि जिन बच्चों को पहले क्लियर नहीं हुआ उन बच्चों को भी क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेंगे, और जीरो लेवल से बढ़ते हुए हम एडवांस लेवल की अप्लाइड जो एंट्रीज होंगी वो करेंगे। और उसके बाद फिर आपको एक एक वर्कशीट भी तैयार करके दी जाएगी, जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी आपको अलग से, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस शीट के रूप में मिलेंगे। तो सबसे पहले इस एंट्री को देखते हैं, क्या एंट्री बनेगी, आप सब जानते हैं कैश अकाउंट डेबिट, यानी आप कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में आप करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए।
तो ये एंट्री हो गई आपकी और बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बताइए बच्चों, पहली एंट्री क्लियर है क्या सबको, या किसी को डाउट हो पूछ सकते हैं। पहली एंट्री सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? ओके, तो पहली एंट्री हमारी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इस एंट्री को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं मैं आपको बताता हूं। इसी को मैं थोड़ा सा यहां पर मॉडिफाई करके नीचे लिखता हूं। देखो जी, क्या मॉडिफाई करेंगे हम, ये मॉडिफाई करेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2 लाख, स्टॉक रुपीज 1 लाख, सॉरी स्टॉक नहीं आएगा, यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको माल, माल को बोलते हैं गुड्स, ठीक है। इसके बाद में मिलेगा आपको बिल्डिंग रुपीज 150, 1,50,000, मशीनरी रुपीज 2,50,000, ठीक है। इतनी सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख दी। क्या क्या लिखी, एक तो कैश लिखा है और एक गुड्स लिखा है, एक आपका मैंने बिल्डिंग लिखा है, एक मैंने मशीनरी लिखा है, ठीक है। इतनी चीजें लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। व्यापार जो प्रारंभ होता है वो कैश के साथ भी होता है, कैश वाली एंट्री अपन ने यहां पर कर ली है। लेकिन व्यापार प्रारंभ करने के लिए हमने इन चीजों को लगाया है, तो इन चीजों से अगर व्यापार प्रारंभ करते हैं तो एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अकाउंट की, कि कौन कौन से अकाउंट यहां पर लगेंगे। सबसे पहला अकाउंट तो लगेगा बच्चों आपका कैश अकाउंट, ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के हिसाब से आपका जो है, रियल अकाउंट के हिसाब से आपका जो यहां पर रूल है वो लगेगा व्हाट कम्स इन डेबिट। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा बच्चों, दूसरा अकाउंट होगा आपका स्टॉक अकाउंट, गुड्स को स्टॉक में लिखेंगे। और स्टॉक भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। स्टॉक कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और स्टॉक अगर रियल अकाउंट है तो इस पे नियम क्या लगेगा भाई, इस पे भी नियम वही लगेगा जो ऊपर लगा है। कौन सा लगेगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, ये नियम लगेगा। फिर व्यापार में क्या आ रही है, बिल्डिंग आ रही है। तो अगला जो अकाउंट होगा बिल्डिंग अकाउंट होगा। और बिल्डिंग अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। इस पे भी नियम कौन सा लगेगा, बिल्कुल यही लगेगा, व्यापार में आने वाली वस्तु। इसके बाद में अगला अकाउंट कौन सा है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल मतलब वास्तविक। नियम कौन सा लगेगा, बिल्कुल यही लगेगा। सारी चीजें व्यापार में आ रही है, ठीक है। अब अगला अकाउंट कौन सा है, अगला अकाउंट है बच्चों आपका कैपिटल। कैपिटल क्यों है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और बिजनेस स्टार्ट करते समय ये सारी चीजें जब व्यापार में लगाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। एक चीज मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, उससे आपको एक आराम से एक क्लियर हो जाएगा कि इन असेट्स का टोटल कैपिटल ही होगा। एक चीज आप जानते हैं बच्चों अच्छे से, बोलो इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है इसको क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट। कौन रिप्लाई देगा, क्या बोलते हैं इसको, बताइए फटाफट। इस चीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं, बताइए फटाफट। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, नहीं पता है तो नो कर दो, और पता है तो बताओ।
जिसको पता हो वो बताओ, और नहीं पता हो तो नो कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। इसमें असेट्स का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है। याद आ गया क्या? बताइए फटाफट, याद आ गया क्या आपको? इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, लेखांकन समीकरण बोलते हैं। तो असेट्स का टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। अब मैंने आपके सामने यहां पर जितने भी अकाउंट लिखे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है? असेट्स है। और असेट्स का टोटल कैपिटल के बराबर आएगा, क्योंकि लायबिलिटी हमारी यहां पर नहीं दे रखी है। तो इन सारी असेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और देने वाला व्यक्ति कौन है? कैपिटल में आएगा, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब अपन इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले तो होगा कैश अकाउंट डीआर, ठीक है। फिर होगा स्टॉक अकाउंट डीआर, ठीक है। कैश अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, और इसके बाद में मशीनरी अकाउंट डीआर। मशीनरी अकाउंट डीआर। फिर आप करेंगे कैपिटल अकाउंट सीआर। अब देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे। आपको पता है कैश का अमाउंट 2 लाख है, गुड्स का अमाउंट 1 लाख है, और बिल्डिंग का अमाउंट 1,50,000 है, और इसका अमाउंट 2,50,000 है। बताओ भाई फटाफट, टोटल असेट्स का योग कितना है? कैपिटल में मुझे कितना लिखना चाहिए? कैपिटल में कितना लिखना चाहिए? फटाफट बताइए। देखिए आप सभी को अपने कैमरे ऑफ रखने हैं। 7 लाख रुपए। ओके, चलिए इसका हम टोटल कर लेते हैं, और आपने टोटल मुझे बता दिया है 7 लाख रुपए। तो कैपिटल का जो अमाउंट है हम 7 लाख रुपए यहां पर लिखेंगे। तो आई थिंक बिजनेस स्टार्ट करने वाली जो एंट्री है वो आपकी अच्छे से क्लियर हो गई है। बस इसी 2 तरह से आपसे एंट्री पूछी जा सकती है, इसके अलावा आपसे और नहीं पूछा जाएगा। अब एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लो इसी में एक चीज और आपसे पूछ ले, ठीक है, इसी में आपसे और पूछ ले, तो मैं आपको बता देता हूं हम एंट्री कैसे करेंगे। इसी को अपन एक चीज और ले लेते हैं, इसी में मैं दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करके एक नई चीज इसके अंदर जोड़ देता हूं, ठीक है। देखिए मान लो हमारा तीसरा पॉइंट है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। में चेंज कर रहा हूं अमाउंट, कैश का अमाउंट 4 लाख कर देता हूं, गुड्स का अमाउंट में 2 लाख कर देता हूं, बिल्डिंग को मैं हटा देता हूं, चलो बिल्डिंग को भी रख लेते हैं, बिल्डिंग का अमाउंट कर लेते हैं 3 लाख, और मशीन का अमाउंट कर लेते हैं अपन 5 लाख। ओके, और साथ में मैं लिख देता हूं क्रेडिटर्स रुपीज 1,50,000। ये मैंने चेंज कर दिया इसमें, यानी कि असेट्स के साथ में आपको दायित्व भी मिल सकते हैं। अब अगर दायित्व मिल गए तो आपको पता होना चाहिए सारी असेट्स हो जाएंगी डेबिट, और आपका एक लायबिलिटी आपको यहां पर मिला है किसके नाम से? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से अपन इसको क्या करेंगे? गिवर, क्योंकि इसने अपने को पैसा दिया है, तो गिवर विल बी
क्रेडिट। तो अब आप देख सकते हैं ये सारी तो हो गई आपकी असेट्स, क्रेडिटर्स हो गए आपके लाइबिलिटी, और कैपिटल आपके सामने है ही। तो कैश में जो भी आपको लिखा हुआ है ये सारी तो हो गई आपकी असेट्स, और ये हो गया आपका क्रेडिटर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, असेट्स के टोटल में से क्रेडिटर्स को माइनस कर लेंगे, फिर आपकी कैपिटल आ जाएगी। एंट्री से समझते हैं कैसे होता है। देखिए कैश का अमाउंट कितना लिखा, 4 लाख, स्टॉक का अमाउंट 2 लाख, बिल्डिंग का अमाउंट 3 लाख, और मशीनरी का अमाउंट 5 लाख। ठीक है, साथ में अपने को यहां पर क्रेडिटर्स क्रेडिट करना है, क्योंकि हमने व्यापार के दायित्व भी ट्रांसफर किए हैं। मान लो हो सकता है पहले से कोई व्यापार चल रहा हो, उसके कोई दायित्व हो, उनको अपन ला रहे हो। तो अब आप मुझे बताइए, दायित्व का अमाउंट अपने को दे रखा था 1,50,000। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ असेट्स का टोटल कितना है। असेट्स का टोटल कितना है ये मुझे सबसे पहले बताइए कि सर असेट्स हमारी इतने की है। बताओ जी कितने के असेट्स है, असेट्स का टोटल 14 लाख। अच्छा, मतलब हमने अमाउंट डबल किया है। चलो जी, तो असेट्स हो गई आपकी 14 लाख की। ठीक है, चलो ये बताओ लाइबिलिटीज कितने की है। सर लाइबिलिटी तो 1.5 लाख की है। ठीक है, लाइबिलिटी बिल्कुल 1.5 लाख की है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा ये जो फॉर्मूला है असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, अब अगर अपने को कैपिटल निकालना हो तो असेट्स में से हम लाइबिलिटीज को माइनस कर सकते हैं। भाई हमें कैपिटल का अमाउंट लिखना है ना, असेट्स का तो हम लिख चुके और क्रेडिटर्स का भी लिख दिया, सीआर में लिखते हैं। अब अपने को कैपिटल निकालनी है, तो मुझे बताइए क्या कैपिटल निकालने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या। कैपिटल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं क्या, फटाफट बताइए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम यहां पर क्या करते हैं, कैपिटल निकाल लेते हैं। कैपिटल कैसे निकालेंगे, 14 लाख में से अपन क्या करते हैं 1,50,000 घटा देते हैं। कैपिटल कितनी आ गई, 12,50,000। यानी कि अब अपने को यहां पर जो कैपिटल लिखनी है वो 12,50,000 लिखनी है। तो बताइए फटाफट, ये एंट्री आपको क्लियर हो गई क्या, सबको सबको क्लियर हो गई आपको एंट्री। हर्षिता आपको क्लियर हो गई क्या, ओके। तो आपके सामने व्यापार प्रारंभ करने की मैंने 3 एंट्री बता दी है, और इन तीनों एंट्रीज को आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। 3 हो गया हमारा, सॉरी 4 पे बढ़ते हैं। तो आप क्या करोगे, इनको नोट डाउन कैसे करोगे। नोट डाउन करने के लिए देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हो सकता है चलती क्लास में आप नहीं उतार पाओ, तो मैं क्या करूंगा, इस जो क्लास अभी अपन ने ली है इसकी एक पीडीएफ बना के मैं क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, फिर आप इसको आराम से वहां से नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चलती क्लास में हो सकता है आप नहीं नोट डाउन कर पाओ, तो बाद में आराम से उतार लेना। अब लेते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या लेते हैं, गुड्स परचेज और कैश
रुपीज 1 लाख। गुड्स हमने कैश परचेज किया, ठीक है, गुड्स हमने कैश परचेज किया। इसकी जगह वो ऐसे भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख। यानी कि आपको ये वाला ट्रांजैक्शन दे सकता है माल नगद खरीदा, या फिर ये ट्रांजैक्शन दे सकता है माल खरीदा, दोनों का मतलब एक ही है। शब्द लिखा हुआ आ जाए माल खरीदा, या फिर आ जाए माल नगद खरीदा, या फिर ऐसे लिखा हुआ आ जाए गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 1 लाख फ्रॉम मोहन। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा हुआ आ गया या ऐसे लिखा हुआ आ गया, ये इनका मतलब बिल्कुल सेम है। या तो ये लिखा हुआ गया नगद माल 1 लाख रुपए का खरीदा, या फिर ये लिखा हुआ आ गया माल 1 लाख रुपए का खरीदा, या फिर ये लिखा हुआ आ गया कि नगद माल व्यक्ति से खरीदा, उसका नाम आ गया। तीनों कंडीशन में एंट्री एक ही बनेगी, एक जैसी ही बनेगी। कैसी बनेगी सुनो, सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट कौन कौन से लगेंगे। गुड्स परचेज किया है तो सबसे पहले तो लगेगा आपका परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या है, एक्सपेंसेज। तो कौन सा नियम लगता है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट, ठीक है, ये नियम लगता है। तो इसके ऊपर हमारे को नियम यही लगाना है। तो आपका जो अकाउंट आया पहला, वो आया परचेज अकाउंट। माल खरीदने पर परचेज अकाउंट आता है, और परचेज अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, दूसरा अकाउंट आएगा बच्चों आपका कैश अकाउंट। तो कैश किस प्रकार का खाता है, कैश है आपका रियल अकाउंट। रियल बोलते हैं वास्तविक को, और रियल वास्तविक को बोलते हैं, तो इसलिए यहां पर नियम लगेगा व्हाट गोज आउट। गोज आउट का मतलब है जाने वाली, तो व्यापार से वस्तु जाएगी, क्या जाएगी, कैश। क्यों जाएगा, कैश क्यों जाएगा व्यापार से, क्योंकि हम माल खरीदेंगे। जब माल खरीदेंगे तो माल तो व्यापार में आ जाएगा और कैश व्यापार से चला जाएगा। इसलिए कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट और परचेज अकाउंट को करेंगे हम डेबिट। एंट्री का अपन उतार लेते हैं, इसका अपन को समझ में आ जाएगा। ये जो एंट्री मैंने आपके सामने लिखी है 2, इसका मैं अभी नरेशन चेंज कर दूंगा, आप वहां से नरेशन को भी समझ लेना। देखो एंट्री जो अपनी बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर। और परचेज अकाउंट डीआर कितने का लिखा अपन ने, 1 लाख रुपए का। देखो इसमें अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करके बता रहे हैं, और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इक्वल है, क्योंकि अपने को इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी रखनी है। जब तक आपका एनुअल एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये रिकॉर्डिंग रहेगी, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। टू कैश अकाउंट हो सकता, ये देखो नॉर्मल बिल्कुल इजी लेवल से इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कई बच्चों को पहले समझ में नहीं आई थी, नहीं समझ में आई थी, तो अब वो अपने को क्लियर करनी है, अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद माल खरीदा, ये दोनों जगह हमारा 1 लाख रुपए आ जाएगा। तीनों कंडीशन में एंट्री यही होगी, आप नगद माल खरीदने के लिए बोला गया हो, या फिर केवल माल खरीदने के लिए बोला गया हो, या किसी पर्सन का नाम देके बोल दे कि नगद माल को खरीदा गया हो, तो अपन यहां पर जो लिखेंगे वो सिर्फ इतना ही
लिखेंगे। बताइए फटाफट, एंट्री नंबर 4 सबको समझ में आ गई क्या? एंट्री नंबर 4 सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई क्या? बताइए। क्लियर हो गई? ठीक है। अब जो हमने इससे पहले एंट्री की थी उसके नरेशन को अगर मैं यहां पर चेंज करना चाहूं तो चेंज कर देता हूं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स, बिल्डिंग, मशीनरी एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये इस एंट्री का नरेशन हो जाएगा। और ये वाली जो एंट्री थी इसका नरेशन हो जाएगा आपका बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स, बिल्डिंग एंड मशीनरी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहां पर एंट्री नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है, नगद माल खरीदने वाली बात। अब मुझे बताओ आगे बढ़े या आज के लिए काफी है? देखो समझ में आए जितना काम अपने को करना है, कराने को तो ज्यादा भी कराया जा सकता है, लेकिन तो समझ में नहीं आया उससे क्या मतलब है? तो जितना अपन ने किया है उतना आज के लिए काफी है। इसको आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करना है। तो आज के लिए अपन इतना काफी रखते हैं बच्चों। ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। और पीडीएफ जो है मैं अभी थोड़ी देर में इसकी अपलोड कर दूंगा स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। ठीक है, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप आराम से इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपन ऑफ करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।